हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ योगेश सैनी और मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली ये एक हमारा डेमो वीडियो है और इस डेमो वीडियो के अंदर हम लोग जो है एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसों की बात आती है तो हमारे पास में पता है हमारे को थोड़ा बहुत कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसों में दो गैसें जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब वो किस किस जगह पर किस किस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इसकी बात तो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए हमें एक माध्यम यानी मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, मीडियम होता है, जो क्या करता है, जो इन गैसों को ट्रांसपोर्ट करवाता है, जो इन गैसों को क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। यानी ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है गैसों का ट्रांसपोर्ट करवाने में, यानी गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है वाया ब्लड। किसके द्वारा होता है बेटा जी? वाया ब्लड, ब्लड के थ्रू होता है। किसके द्वारा होता है? ब्लड के थ्रू होता है। किसके द्वारा होता है? ब्लड के थ्रू होता है। तो ब्लड की बेसिकली थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है सेल्स। सेल्स जो होती है वो कौन कौन सी सेल्स होती है? सेल्स जो होती है वो कौन कौन सी होती है? एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, और एक होती है हमारे पास में प्लेटलेट। कौन सी होती है? प्लेटलेट। क्लियर है बात? अब आरबीसी जो है वो हमारे पास में ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवा सॉरी गैसों का ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? गैसों का ट्रांसपोर्ट करवाने में कौन हेल्प करती है? आरबीसी जो है वो हेल्प करती है। कैसे करती है? बेसिकली बात इससे जो मेच्योर आरबीसी होती है ना, मेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसके पास में काफी स्पेस होता है, और जो स्पेस होता है उसी स्पेस की मदद से ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, ऐसा हम कहते हैं। राइट है? अब बात ऐसी है कि जो हमारे पास में आरबीसी है, आरबीसी जो है ह्यूमन आरबीसी की बात करते हैं, क्योंकि ह्यूमन आरबीसी की बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है? इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है राउंड एंड बाई कॉनकेव। कैसी शेप होती है? राउंड एंड बाई कॉनकेव। इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है पिगमेंट का? हीमोग्लोबिन नाम होता है। क्या नाम होता है पिगमेंट का? हीमोग्लोबिन नाम होता है। राइट है? अब बात करते हैं इस हीमोग्लोबिन के बारे में। जब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है रेड पिगमेंट होता है। हम कहते हैं ना कि भाई ब्लड का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ना? ये बात आप भी ने बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ी होगी है ना, कि हीमोग्लोबिन की वजह से रेड। तो रेड पिगमेंट क्या है? वो पिगमेंट जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से कलर कौन सा आता है? रेड आता है। ये कहां प्रेजेंट होता है? ये पिगमेंट कहां प्रेजेंट होता है बताओ? प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी में प्रेजेंट होता है पिगमेंट। कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की अगर बात करो आप, तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो भी दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है ना? यानी दो पार्ट्स होते हैं इसके बेसिकली। कितने पार्ट होते हैं? दो। एक होता है हीम ग्रुप और एक होता है ग्लोबिन चेन। एक होता है ग्लोबिन चेन। अब एक बात ऐसी है कि हमारे पास में जो ग्लोबिन चेन है उसके बारे में बात करते हैं। अब जो हमारे पास में जो चेन है ग्लोबिन चेन, उसको से कहते हैं भाई ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कैसी चेन होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कैसी चेन होती है भाई? ग्लोबिन चेन कैसी चेन होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉली मींस बहुत सारी होगी, हैं? बहुत सारी मतलब कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। इसी वजह से नाम क्या दिया मैंने? पॉलीपेप्टाइड। शायद दिख रहा होगा।
थोड़ा बहुत दिखा है ना। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है भाई? पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो इस वजह से 4 है भाई। ठीक है ना, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो बात इसी, अब बात करते हैं किसकी, हेम की। हेम ग्रुप की बात करते हैं। हेम ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे हेम ग्रुप कितने होंगे? 4 हेम ग्रुप होंगे। यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, कितने हेम ग्रुप होंगे? 4 हेम ग्रुप होंगे। और 4 हेम ग्रुप के अंदर Fe2 प्लस, प्रत्येक हीम के अंदर एक Fe2 प्लस होता है। तो 4 हीम ग्रुप है तो कितने Fe2 प्लस होंगे? 4 Fe2 प्लस होंगे। Fe2 प्लस कितने होंगे? 4 होंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? इतनी बात आपको समझ में आई। अब इस थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। किसके स्ट्रक्चर के बारे में? ये जो हीमोग्लोबिन है ना, वो हीमोग्लोबिन जो है वो किस किस प्रकार से क्या क्या बनाती है। जैसे हम बात करें पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो इसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है। ये ध्यान रखिएगा कि 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन में। इनका अरेंजमेंट कैसे होता है? इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये किस प्रकार से जुड़ी होती है, इसकी बात करते हैं। डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमारे पास में क्या है? ये पेप्टाइड चेन है। कैसी चेन है? पेप्टाइड चेन है। ये पेप्टाइड चेन है। ये पेप्टाइड चेन जो है, इनके अंदर ये हीम ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हीम ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हीम ग्रुप है। हीम ग्रुप है। इनके अंदर Fe2 प्लस, प्रत्येक के अंदर एक Fe2 प्लस है। Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस है। और प्रत्येक जो पेप्टाइड है, या हम कह सकते हैं कि पेप्टाइड जो चेन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है। किससे जुड़ी रहती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। क्लियर बात यहाँ तक? इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बन करके रेडी होती है। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बन करके रेडी होती है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब आप बाइंडेशन की बात करते हो, किस प्रकार से कौन किससे बाइंड होता है, वो बात मैंने पहले बताई कि हम इसमें पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है, हीम पार्ट एक ग्लोबिन चेन है। तो बात ऐसी है कि जो हीम वाला पार्ट होता है ना, हीम वाले पार्ट से कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन। और ग्लोबिन वाले पार्ट से कौन जुड़ता है? CO2। राइट। O2 किससे जुड़ती है? हीम वाले पार्ट से। और CO2 किससे जुड़ती है? ग्लोबिन चेन से। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि O2 बाइंड्स विद किससे? हीम ग्रुप। किससे, कौन से ग्रुप से जुड़ेगी? हीम ग्रुप से जुड़ेगी। राइट है। अगर हम बात करें CO2 की, CO2 बाइंड्स विद ग्लोबिन चेन। किस चेन से जुड़ेगा भाई? ग्लोबिन चेन से कौन जुड़ेगा? कौन जुड़ेगा? CO2 जुड़ेगा। राइट, क्लियर है बात यहाँ तक? इस प्रकार की बात समझ में आ रही है ना। तो CO2 जुड़ेगा ग्लोबिन चेन से, हीम जुड़ेगा ऑक्सीजन से। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे आगे हम। किसकी बात करेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करने वाले हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब आगे बढ़ता हूँ। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बहुत मजेदार है, बहुत शानदार है, और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट इसके अंदर छुपा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को हम बाहर लाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और सीखने के बाद में देखते हैं हमें समझ में भी आता है या नहीं आता है, या मैं समझा भी पा रहा हूँ या नहीं, ये चीज़ों को देखते हैं। ठीक है ना। देखो बहुत बढ़िया से हम इसको समझते हैं। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, देखिएगा। देखो बात ऐसी है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करो तो 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। टोटल ऑक्सीजन का 3% ऑक्सीजन जो है, 3% ऑक्सीजन है जो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होता है। 3%, 97% जो है, 97% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के ऑक्सीमोग्लोबिन बनाता है, उसके साथ में ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे? देखो मैं लिख देता हूं इसको कि 97% ऑक्सीजन जो है वो
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एच ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है H2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसकी फॉर्म में 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर बात यहां तक? बहुत बढ़िया। अब देखो थोड़ी सी इधर डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज सॉरी ऑक्सीजन जो है वो किस जगह पर होगा? बेसिकली कंसंट्रेशन किस जगह पर आई होता है? ये क्या बना रहा हूं मैं? एल्वेलाई बना रहा हूं। एल्वेलाई की जो अंदर वाली जो सरफेस होती है वो किस प्रकार की टिश्यू की होती है? कौन सी होती है? कौन सा एपिथेलियम होता है इसमें? बताइए कौन सा एपिथेलियम होता है? इसमें होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। इसके साथ ही जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज कौन सी? जिनके अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट यानी पहुंचाया जाएगा। कौन से प्रोसेस से पहुंचाया जाएगा? डिफ्यूजन की प्रोसेस से पहुंचाया जाएगा इनके अंदर। तो ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस जब पहुंचाया जाता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से जब पहुंचाया जाता है तो कौन सी कैपिलरीज में पहुंचाया जाता है? इनका नाम होता है पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी शब्द किससे जुड़ा हुआ है? लंग्स से, है ना? लंग्स के पास में, लंग्स में तो रहा ना ये वाला जो काम है, कहाँ हो रहा है? लंग्स के पास में। तो ये एल्वेलाई किसका पार्ट है? लंग्स का ही तो पार्ट है, ठीक है ना? तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया कैपिलरी का? पल्मोनरी कैपिलरी नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? पल्मोनरी कैपिलरी। वैसे बेसिकली हम जानते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि एल्वेलाई के अंदर 104 mmHg जो है इसका पार्शियल प्रेशर होता है। किसका पार्शियल प्रेशर? ऑक्सीजन का। बार कितना होता है बताइए? 159 होता है, लेकिन हम लिखना ही नहीं इस चीज को। एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन की हेल्प से कहां आ जाएगी? कहां जाएगी? पल्मोनरी कैपिलरी। 3% ऑक्सीजन जो है वो 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। किसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगी? वो होगी प्लाज्मा की हेल्प से। प्लाज्मा से चली जाएगी और जैसे टिश्यू या सेल्स के पास में पहुंचेगी उन्हें ऑक्सीजन पहुंचा दी जाएगी। 3% की कहानी है। लेकिन बच गई कितनी? बच गई 97%। 97% जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? 97% जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी देखिएगा ध्यान से। ये हमारे पास में क्या है? आरबीसी है। क्या ये आरबीसी है? आरबीसी जो है, इस आरबीसी के अंदर कौन सा ग्रुप है? अभी बताया था मैंने भाई, हीमोग्लोबिन के अंदर है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो Fe2+ है उससे ऑक्सीजन हीम ग्रुप से ऑक्सीजन जुड़ती है और जुड़ करके ट्रांसपोर्ट होती है। तो 97% इस प्रकार से हीमोग्लोबिन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करके ट्रांसपोर्ट की जाएगी। राइट, क्लियर बात यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब देखो बात ऐसी है कि इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, किससे क्या हुआ है, क्या बना है, कैसे बना है। तो हमारे पास में क्या होता है? एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के पास में 4 Fe2+ है और 4 Fe2+ इस वजह से किसको कैरी करता है? ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करके ये ट्रांसपोर्ट करता है और बनाता है, सबसे पहले हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो जैसे HbO2 का 4, ये इसका फॉर्मूला होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ठीक है। अब ये कहाँ हो रहा है? ये होता है लंग सरफेस पर, या एल्वेलाई पर होता है। अब एल्वेलाई या लंग सरफेस की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशंस की बात करने वाले हैं, सुनो ध्यान से। ये तो बात समझ आएगी ना कि 4 Fe यहाँ से जुड़ेगा, चारों जुड़ेंगे तो इस प्रकार से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल जाएगी, 4 Fe2+ है, एक हीम ग्रुप, राइट, क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए इस जगह पर किसका कंसंट्रेशन हाई है? हम कहते हैं कि सर कंसंट्रेशन हाई है, जाहिर सी बात सब जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन हाई है, पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का ना वो हाई है।
पार्शियल, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑक्सीजन आ रही है ज्यादा अमाउंट में, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेसिकली, मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं ऑक्सीजन का काम होता है, तो बोले एल्यूलाइन में होता है ना। और जब हम बात करें CO2 की तो क्या होता है, टिश्यू, टिश्यू में होता है ना, तो इस वजह से मेनली इसी की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो एल्यूलाइन हम इन्वॉल्वमेंट रहता है उसका, ठीक है। बात आगे चलते हैं। अब ऑक्सीजन हमारे पास में है मेजर अमाउंट में ज्यादा है, और CO2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, कम है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, ये ऑलरेडी में दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि भाई हाँ जाहिर सी बात होगा। बट यहां पर एक चीज और है, यहां पर H आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होगी, क्योंकि ये चीज अलग हो गई है इससे कि H आयन की कंसेंट्रेशन का पता कैसे लगाइए। अब पता लगाने का मैं तरीका आपको बता देता हूं कैसे लगाएंगे। देखो H आयन क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा ये भी पता होना चाहिए, pH क्या होगा, एसिडिटी क्या होगी, सारी चीजें। कुछ टेम्परेचर की बात तो H+ की बात कर लेते हैं, तो देखो पता लग जाएगा हमारे को। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम समझने वाले हैं बात को, तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ बात को कैसी क्या बात होनी चाहिए। जैसे मान लो किस जगह पर जैसे CO2 ज्यादा है, जहां पर CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा ना, वो H2 से बाइंड होगी और बाइंड होकर के H2CO3 बनाएगी, और H2CO3 ब्रेक होकर के H+ और HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट बनाएगा। क्लियर है क्या बात, बता देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन ज्यादा होगी ना कंसेंट्रेशन, तो H2 से जुड़ेगी, H2 से जुड़ के H2CO3 ब्रेक होके बनाएगा HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट, और H+ बाहर निकलेगा। तो H+ कब बाहर निकला, जब CO2 ज्यादा है। तो H+ की कंसेंट्रेशन कब ज्यादा होगी, जब CO2 ज्यादा है। तो अब यहाँ CO2 क्या है, कम, तो H+ की कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, कम। अब टेम्परेचर का क्या करें, टेम्परेचर का ये काम नहीं है कि टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर कब बढ़ता है, जो वर्क होता है बॉडी में, वर्क होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब वर्क यहाँ होगा नहीं होगा बताओ, देखिए भाई यहाँ पर इतना काम चल रहा है मतलब वर्क हो रहा है, और वर्क हो रहा है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी क्या होगा यहाँ पर होगा, क्योंकि CO2 कम है इस वजह से। अब आप कहोगे कि ये CO2 कहां से आ गई, गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ऐसी क्वेश्चन आपको पूछना आ रहा है तो इसका मतलब है कि भाई बहुत बढ़िया। देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं, और जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या निकलता है, CO2। ये वही CO2 है जो H2O से जुड़ करके बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है ये बात, बहुत बढ़िया, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसमें इतनी बात हमें समझ में आती है, ये सब चीजें बन गई है, ऑक्सीमोग्लोबिन हमारे पास में बन करके तैयार है। क्या ये रिवर्सिबल कंपाउंड है या इरिवर्सिबल कंपाउंड है, मतलब ये है कि क्या ऑक्सीमोग्लोबिन बनने के बाद में क्या ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टिश्यू या सेल को ले जाके देगा या नहीं देगा, जाहिर सी बात है देगा, तभी तो वर्क होगा, नहीं तो ये इन चीजों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा ना, फिर चीजें आगे चल पाएगी। देना जरूरी है ना उसको, जब दे देगा टिश्यू को या सेल को तब जाकर ये चीजें आगे स्मूथली वर्क करेगी, राइट। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीमोग्लोबिन जो बना है वो कैसा कंपाउंड है, वो कैसा कंपाउंड है, वो है रिवर्सिबल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कैसा है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, रिवर्सिबल कंपाउंड है ना, रिवर्सिबल कंपाउंड है। कौन है रिवर्सिबल कंपाउंड, ऑक्सीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीमोग्लोबिन रिवर्सिबल कंपाउंड मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि जब ये किसके पास में जाएगा, ये जाएगा टिश्यू के पास में, तो क्या ये इस ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ऑफकोर्स छोड़ देगा, मतलब ये प्रोसेस बिल्कुल उल्टी हो जाएगी यहाँ पर, यानी ये कहाँ होगी, उल्टी प्रोसेस कहाँ होगी, टिश्यू पर, कहाँ होगी, टिश्यू पर होगी। अब इससे उल्टी है तो उल्टी समझ लो भाई, उल्टी समझ लेते हैं बात को, सीधी समझे तो उल्टी समझ लेते हैं भाई। अब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा टिश्यू पर, है ना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा ज्यादा, और CO2 ज्यादा होगा तो H+ की कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा, और H+ की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। बस क्लियर हो गई बात, इतनी तो बात समझ रही थी, इसको समझ लिया तो ये तो ऐसे समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है काम, ये समझ में आ गई बात। इस प्रकार से रिवर्सिबल कंपाउंड ऑक्सीमोग्लोबिन। तो क्या हुआ, क्या समझे हम लोग, हम ये समझे कि जब हमारे पास में एक H है, हमारे पास में ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम कहते हैं कि फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन हुआ है, किसका फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ
ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसका फॉर्मेशन हुआ है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ है। और यहां पर क्या हुआ है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसका डिसोसिएशन हो रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हुआ है। किसका डिसोसिएशन हुआ है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हुआ है। हम पढ़ चुके हैं कितनी ऑक्सीजन है वैसे बेसिकली देखा जाए 4 ऑक्सीजन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में एक बात यहाँ तक। इस प्रकार से किसका ट्रांसपोर्ट होता है? गैसों का ट्रांसपोर्ट। यानी हम बेसिकली बात जो की है ना वो किए हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। इस प्रकार से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने में इस प्रकार की चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब CO2 का ट्रांसपोर्ट देखोगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा, आपको है ना, वो डिफरेंट मिलेगा इसके अंदर, है ना। तो देखते हैं उसको, आप आगे देखेंगे, पर अभी के लिए शायद आपको बातें समझ में आई होगी। तो थोड़ा सा और हम डिस्कस कर ले इसके अंदर, थोड़ी सी जगह हमारे पास में बची हुई है। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअल चीजें, ऐसी कि भाई हमें वो चीज याद करनी ही पड़ेगी, ऐसी भी चीजें है। ये कॉन्सेप्ट था, ये समझ में आया। अब कुछ कॉन्सेप्ट से हटके चीजें ऐसी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्यों याद रखनी पड़ेगी? इस वजह से मैं बता देता हूँ। देखो बात ऐसी है कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो आपसे मैं बेसिकली पूछता हूं कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होती है? पता है? नहीं पता, तो इसी वजह से कह रहा हूं, इस बात को ऐसे याद रखना पड़ेगा। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है। कितनी ml ऑक्सीजन होती है? 20 ml। लेकिन 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन होती है? पता है? नहीं पता, तो सुनिए ध्यान से। 15 ml सॉरी ml नहीं, ग्राम 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 ग्राम, है ना। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी ग्राम हीमोग्लोबिन होती है? कितनी ग्राम हीमोग्लोबिन होती है बताओगे? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। यानी 20 ml होती है क्या? 20 ml क्या होती है? ऑक्सीजन। और 15 ग्राम क्या होती है? हीमोग्लोबिन। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करती है 20 ml ऑक्सीजन। बोलो क्लियर है या नहीं? इतनी बातें क्लियर है क्या? जगह नहीं है अपने पास में इतनी ज्यादा, तो पर चीजों को इसी प्रकार थोड़ा समझना पड़ेगा। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? 20 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा। अब क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि जो अपने पास में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा? 20/15 ml। यानी यहां पर आप देखो, अब यहां पर आप देखो कि यहां पर क्या आएगा? 1.34 ml ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करता है 1.34 ml ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर है। अब हमारी इस वीडियो को यहीं पर हम बंद करते हैं। आगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके।